Welcome to this series of Virtual University MBA Entry Test Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की MBA की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के MBA की एंट्री टेस्ट की सब्जेक्ट नॉलेज सेक्शन का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन के लिए MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि मेगा एनवायरनमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड डैश एनवायरनमेंट। तो मेगा एनवायरनमेंट जो है, मेगा एनवायरनमेंट के अलावा और क्या कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है जनरल एनवायरनमेंट। सो जनरल एनवायरनमेंट इसका जो है वो आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ फ्रेडरिक टेलर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फ्रेडरिक टेलर के जो है फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से नहीं है। वो है अवॉइड कॉपरेशन विद वर्कर्स। बाकी ऑप्शन है साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड देन ट्रेन वर्कर। उसके अलावा ये कि डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा स्टडी टास्क साइंटिफिकली एंड डेवलप बेस्ट मेथड टू परफॉर्म इट। सो फर्स्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट्स विद इन विच एन organization interfaces in the course of conducting its business is called। यानी कुछ जो इस एनवायरनमेंट जो होता है वो बना होता है कुछ ऐसे ख़ास जो आउटसाइड एलिमेंट होते हैं, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरफेस करती है जब वो बिज़नेस करती है उसका, तो वो टास्क एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। टास्क एनवायरनमेंट इज़ द आंसर है यार। उसके बाद ये जो मेगा एनवायरनमेंट है, डेट इंक्लूड्स द एटीट्यूड, वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड behavior and associated demographic trend data characteristics of a given geographic area। यानी कि मेगा एनवायरनमेंट जिसके अंदर शामिल होता है एटीट्यूड भी, वैल्यूज़ भी, नॉर्म्स भी, बिलीव्स भी, बिहेवियर भी और एसोसिएटेड डेमोग्राफिक ट्रेंड जो कि करेक्टरिस्टिक होती है एक गिवन जोग्राफिक एरिया की, उसको हम कहते हैं क्या या खिलाया जाता है क्या, वो खिलाया जाता है सोशियो कल्चरल एलिमेंट। सो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद ये द बिलीव दैट अ फर्म्स ऑब्लिगेशन गोज बियॉन्ड द रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूड अ परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स दैट आर गुड फॉर सोसाइटी इज नोन एज। यानी कि ये बिलीव के जो फर्म की जो ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेदारी है, वो है बियॉन्ड है, बाहर है। किससे बाहर है? जो लॉ है और जो इकोनॉमिक्स है, यानी जो इकोनॉमी है उससे बाहर है। और उसमें ये शामिल होता है कि परसीव किया जाए लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर हो, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए बेहतर हों और वो लॉ से भी आगे हैं और इकोनॉमी से भी आगे हैं। सो वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि रिक्वायर्ड तो नहीं है लॉ के ज़रिए, लेकिन फर्म खुद सोचे कि ऐसे काम किए जाएँ जिससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा, ना कि सोसाइटी को ज़ाहिर बात है नुकसान हो। उसके बाद ये अ चॉइस मेड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव इज कॉल्ड। अभी एक जो चॉइस ली जाती है दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से चूज़ किया जाता है किसी चीज़ को, खिलाया जाता है क्या? डिसीजन खिलाया जाता है। और उसके बाद ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डील विद प्रॉब्लम्स विच आर। ज़्यादातर क्या होता है कि जो लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट होती है, जो नीचे लेवल की होती है, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स से डील करना होता है जो किस तरह की होती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के मुकाबले में। उसके बाद कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एनकाउंटर्स अ सीरियस प्रॉब्लम, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको सामना करना पड़ता है एक सीरियस प्रॉब्लम का, विच नीड्स टू बी सॉल्व इमीडिएटली तौर पे जिसको सॉल्व होना होता है, यानी कि फ़ौरन, वो कहलाई जाती है क्राइसिस प्रॉब्लम। वो क्राइसिस प्रॉब्लम होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि जो डिसीजन अथॉरिटी होती है वो टॉप के ऊपर रहती है ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की में, यानी कि जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं उनके हाथ में रहती है, वो है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर एक तरह से सेंट्रलाइज रहता है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फोरकास्टिंग इज कंसिडर टू बी मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से किस कंडीशन के अंदर फोरकास्टिंग को जो है वो कंसिडर किया जाएगा मोस्ट एक्यूरेट? वो है कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग मेथड्स आर यूज। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू परफॉर्म टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको जो है वो परफॉर्म करना चाहिए ताकि अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को? वो है वर्क फोर्स, जो लोग ज़ाहिर बातें काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो। उसके बाद ये कि इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ TQM। TQM से मुराद है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो जो इजाफा हुआ है TQM की इंपॉर्टेंस के अंदर, गेव इमरजेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। उसकी वजह से क्या हुआ है कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ज़ाहिर बातें काफ़ी उसको उसकी तरफ ध्यान गया है।
that has made the dash skill category mandatory for all the managerial level। तो इसकी वजह से अब हो क्या गया है कि कौन सा स्किल ऐसा है जो कि लाजमी हो चुका है तमाम मैनेजरियल लेवल्स के लिए। सो वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स से मुराद लोगों के साथ मिल के काम करना, उनको अच्छी तरह समझना। तो टेक्निकल स्किल या कोई और स्किल नहीं, बल्कि इंटरपर्सनल स्किल जो है तमाम मैनेजरियल लेवल के लिए अब जो है एक तरह से लाजिम हो चुका है, जहाँ पर TQM को समझा जाता है, TQM के मुताबिक काम किया जाता है, इनके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद ये जो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट होती है इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन, एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इलस्ट्रेशन। अब ये जो एग्जांपल है किसकी, ये है प्रोग्राम डिसीजन। ये प्रोग्राम डिसीजन है जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक रूल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो बुनियादी रूल है वो क्या है, क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अलाउड। ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता क्या है कि जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको नोट डाउन कर लिया जाता है, किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है, चाहे कोई आइडिया जैसा भी अजीब लगता हो या इवन कि कोई आइडिया फ़नी भी लगता हो तब भी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट सजेस्ट डैट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में ऑफन बी मोर सक्सेसफुल वर्किंग टुगेदर देन वर्किंग अलोन। यानी कि एक साथ मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा लेता करने के मुकाबले में। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें बताता है, ये है सिनर्जी। 1 और 1 11 आपने अक्सर सुना होगा, तो वो यही कॉन्सेप्ट होता है असल में। उसके बाद ये कि अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन इन विच पार्टीज इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड। यानी कि एक जो बिज़नेस एक्सचेंज की फॉर्म है या फिर जो ट्रांजैक्शन जिसमें पार्टीज़ जो वो इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए, तो वो है क्या, ई कॉमर्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम कहते हैं, जो कि ऑनलाइन वेबसाइट्स आप देखते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। उसके बाद ये कि फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिकल स्टैंडर्ड एट गाइड ऑफ फर्म्स एक्शन इज कॉल्ड। यानी कि जो फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ लिखी होती है और एथिकल स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, जो कि गाइड भी करते हैं फर्म के एक्शंस को वो खिलाए जाते हैं, क्या वो कोड ऑफ एथिक्स उनको कहा जाता है। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के मुताबिक द डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट्स इन, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। उसके बाद ये द डिस्टिंक्ट पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, जो डिस्टिंक्ट पर्पस होता है, मुख्तलिफ पर्पस होता है, जारी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन का, उसको टिपिकली तौर पे लिखा जाता है या फिर उसको बताया जाता है किस तरीके से, आज गोल और सेट ऑफ गोल, एक गोल के ज़रिए या फिर जो सेट ऑफ गोल्स होते हैं, इनके कई सारे गोल्स का सेट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ट्रू फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, सही सच है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के लिए, वो क्या है कि मोर एम्फेसिस इज़ प्रोवाइडेड बाय टॉप मैनेजर। ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो जाहिर बात है टॉप मैनेजर्स की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन ज़्यादातर टॉप जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल के, उन्होंने करना होता है। उसके बाद ये कि साइमुलेशन टेक्निक विच आर्टिफिशियली क्रिएट्स अ रेप्लिका ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। इनके साइमुलेशन होती है, कॉपी हम कह सकते हैं, एक असल जो चीज़ है उसकी कॉपी कर लेना, एक असल सिचुएशन की कॉपी कर लेना। वो यूजुअली तौर पे अप्लाई किया जाता है, इसको कहाँ पर, एयरलाइन इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है। साइमुलेटर के गेम्स भी आप देखते हैं कि आजकल बहुत से गेम आ रहे हैं जिनको साइमुलेटर कहा जाता है। उसका मकसद ही ये होता है कि वो असल चीज़ की एक तरह से कॉपी है। और एयरलाइन इंडस्ट्री में ये होता है कि जब किसी को पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि असली जहाज़ के ऊपर डायरेक्टली इसको सिखा दिया जाए, जिस तरह गाड़ियों में ऐसा होता है, तो एरोप्लेन के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको पहले साइमुलेशन के ज़रिए सिखाया जाता है, फिर असली जहाज़ पे लाया जाता है, ताकि ज़ाहिर बात है कोई एक्सीडेंट होने का ज़ाहिर बात है ख़तरा ना रहे। उसके बाद ये कि सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ विच हेल्प टू लर्न अबाउट ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज़। यानी कि स्टडी करना सोसाइटीज़ का, जिससे मदद मिलती है सीखने में ह्यूमंस के बारे में भी और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में। उसके बाद ये द मैनेजरियल फंक्शंस अकॉर्डिंग टू फ्योल, हेनरी फ्योल के मुताबिक जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड दी कंट्रोलिंग। सो लास्ट वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कंसंट्रेशन। अच्छा, दोबारा आ गया, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में रहती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज़ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है इसका आंसर है।
और उसके बाद ये कि जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है वो इनमें से क्या कहलाया जाता है, कौन सा कंट्रोल वो कहलाया जाता है, प्रिलिमिनरी कंट्रोल, प्रिलिमिनरी कंट्रोल भी इसको कहा जाता है। उसके बाद ये डैश इज़ अ कंट्रोल सिस्टम, इनमें से डैश जो है वो कंट्रोल सिस्टम है डेट रिलाइज ऑन ह्यूमन डिस्क्रिशन, ह्यूमन डिस्क्रिशन के ऊपर रिलाई करता है एज अ बेसिक पार्ट ऑफ इट्स प्रोसेस, वो है नॉन साइबर नेटिक कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद डैश जो है इनमें से टूल है फॉर मेजरिंग कॉर्पोरेट एंड डिविजनल परफॉर्मेंस बाय कैलकुलेटिंग आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस द एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एक टूल है जिसके जरिए मेजर किया जाता है कॉर्पोरेट और डिविजनल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हुए आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और माइनस किया जाता है जो टोटल एनुअल कॉस्ट होती है कैपिटल की। उसके बाद ये तमाम जितने भी ऑप्शन हैं ये मैनेजर रोल हैं जो इसको आइडेंटिफाई किया गया है मिन्सबर्ग के मॉडल में, सिवाय एक को छोड़ के, वो है फंक्शनल, बाकी इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल। उसके बाद कि व्हेन मैनेजर मोटिवेट एम्प्लॉय, जब मैनेजर मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, डायरेक्ट करता है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं दूसरों की, रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का, वो असल में लीडिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद ये कि हु स्टडीड, किसने स्टडी किया वर्क को कि एलिमिनेट किया जाए जो इनएफिशिएंट हैंड और मोशन बॉडी मोशंस हैं, वो है फ्रेडरिक टेलर। सो फ्रेडरिक टेलर ने जो है वो किया। उसके बाद ये कि लो लेवल मैनेजमेंट हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी, लो लेवल मैनेजमेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकें, लेकिन कब ले सकें, किस केस के अंदर, सो वो डिसेंट्रलाइजेशन में जहाँ पे पावर डिवाइड हुई होती है। उसके बाद ये सिस्टम अप्रोच जो है वो रिकग्नाइज करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या नहीं है, वो है सेल्फ कंटेंट नहीं है। उसके बाद ये कि मेगा इन्वायरमेंट इनमें से क्या कहलाया जाता है, वो जनरल इन्वायरमेंट भी कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डील करता है विद द नीड ऑफ अ बिजनेस, कि मीट करे, पूरा करे ओनली बेसिक एंड लीगल जो स्टैंडर्ड है, वो है सोशल ऑब्लिगेशन। एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोशल ऑब्लिगेशन है कि जो बेसिक इकोनॉमिक और लीगल स्टैंडर्ड है सिर्फ उसी को पूरा किया जाए। उसके बाद कि नेफ्टा वाज इस्टेब्लिश, नेफ्टा को बनाया गया था मैक्सिकन, कैनेडियन और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, कब, अगस्त 12 1994 में। उसके बाद सोसाइटी वेयर देयर इज़ रिलेटिवली लिटिल जॉब मोबिलिटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बहुत ही कम जॉब मोबिलिटी होती है और वाइडली प्रैक्टिस जो है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। वो जो एग्जांपल होगी इनमें से कौन सी डायमेंशन की, नेशनल कल्चर की, वो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की। उसके बाद ये कि एक सिचुएशन जिसके अंदर मैनेजर जो है वो क्या कर सकता है, एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है, वो कहलाया जाता है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी उसको कहा जाता है, इनकी यकीनी सूरत हाल। उसके बाद कि नो स्मोकिंग अलाउड, अब ये जो है एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो ये है रूल की, नो स्मोकिंग अलाउड, यानी ये एक रूल है कि भाई स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो ये रूल है ये। और उसके बाद ये कि एक केस स्टडी नुमा है कि आयशा यूजेस अ डिसीजन मेकिंग स्टाइल करेक्टराइज बाय लो टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी एंड अ रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। इनके आयशा जो है वो यूज़ करती है एक ऐसा डिसीजन मेकिंग स्टाइल जिसके अंदर लो टॉलरेंस होती है एम्बिगिटी के लिए और रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो किस तरह का स्टाइल वो यूज़ करती है, वो है डायरेक्टिव स्टाइल, ये डायरेक्टिव स्टाइल कहलाया जाता है। उसके बाद ये एक प्रॉब्लम जो है ग्रुप थिंक के साथ इज डैट नो वन इज़ एक्चुअली इन इन चार्ज ऑफ मेकिंग द फाइनल डिसीजन और आउटकम विच रिजल्ट्स इन, वो है एम्बिगियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है इज़ नॉट वन ऑफ द थ्री टेक्निक, वो तीन टेक्निक्स में से नहीं है कि असिस्ट किया जाए एनवायरनमेंट, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बाकी है बेंचमार्किंग, फोरकास्टिंग एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। उसके बाद ये ऑपरेशनल प्लान जो है वो नॉर्मली एसोसिएट होते हैं इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के साथ, वो है फंक्शनल लेवल के साथ। और उसके बाद ये कि कौन सा स्टेज जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फोकस करता है कि कैसे स्ट्रेटजी को अचीव किया जाता है, वो है इवैल्यूएशन स्टेज। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जॉइंटली तौर पर उनको डिटरमाइन किया जाता है सबऑर्डिनेट की तरफ से, और उनके जो सुपीरियर होते हैं और प्रोग्रेस होती है ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो पीरियडिकली तौर पर रिव्यू किया जाता है, वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद फिर है कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर गोल सेटिंग के एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो कलेक्शन है मैनेजरियल डिसीजंस की और एक्शन जो कि डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग रन परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि समराइज करता है बिजनेस स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को, वो बिजनेस प्लान होता है। उसके बाद ये एक्सप्लिसिट जॉब डिस्क्रिप्शन और जो क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर होते हैं ये हिस्सा होते हैं इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन प्रोसेस का, वो है फॉर्मलाइज का। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब उसको किया जाता है, इट इज़ एनी बिजनेस के वो कोई बिजनेस है जो कि इंडिपेंडेंटली तौर पर उसको ऑन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है और मार्केट में डोमिनेट भी नहीं करता,
वो स्मॉल बिजनेस होता है, ज़ाहिर बात है उसका इतना शेयर ही नहीं होता कि वो मार्केट में डोमिनेट कर सके। और उसके बाद ये कि वाइल मेकिंग अ बिजनेस प्लान बनाते हुए एक एंटरप्रेन्योर को कैन नॉट कंडक्ट, वो मार्केट रिसर्च नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? अंटिल ही चूजेस प्रोडक्ट और सर्विस, जब तक वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस को ज़ाहिर बात है चूज़ ना करे। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो क्रूशल एलिमेंट है एक जो है वो टीम स्ट्रक्चर का, वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की, वो है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसके बाद ये कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ लीडरशिप स्टडीज़, लीडरशिप स्टडीज़ का क्या फोकस था 1920s और 30s में? अगर हम देखते हैं वो है ट्रेड्स। और उसके बाद ये रीइंफोर्समेंट थ्योरिस्ट बिलीव दैट बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। रीइंफोर्समेंट थ्योरिस्ट को अगर हम देखते हैं तो उनका बिलीव ये था कि रिजल्ट जो है वो बिहेवियर जो है वो नतीजा होता है इनमें से किसका? वो है एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस का। और उसके बाद ये कि वोमेन टेन टू यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल, जो ख़वातीन हैं इनका ज़्यादातर जो ये किस तरह की लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करती हैं, तो ये जो है ज़्यादातर डेमोक्रेटिक स्टाइल को यूज़ करती हैं। और उसके बाद ये कि सप्लाईज और रॉ मटेरियल नीडेड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट आर कार्ड, सप्लाईज या फिर जो रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाया जाए, वो क्या है? इनपुट के ज़रिए ज़ाहिर बात है किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और उसके बाद ये कि बिहेवियरल व्यू पॉइंट एम्फेसाइजेज द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो बिहेवियरल व्यू पॉइंट है एम्फेसाइज करता है नीड के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने की जो बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डैश जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है ह्यूमन बिहेवियर, अफेक्ट कर रहे हैं किसको? ह्यूमन बिहेवियर को। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मैन देन वोमेन, मैन के लिए वोमेन के मुकाबले में? सो वो है ऑटोनॉमी। और उसके बाद ये कि एडम स्मिथ के मुताबिक डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हुआ? वर्कर प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ, ये रिपीट हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।